नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजपथ पर परेड में अब दिखेगी उत्तराखंड की झांकी। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें, उत्तराखंड की झांकी का आवेदन केंद्र को भेजा गया था। झांकी के लिए देश के 17 राज्यों का चयन होगा। तो बड़ी जानकारी, राजपथ पर परेड में उत्तराखंड की झांकी दिखेगी। रक्षा मंत्रालय से इस बात को मंजूरी मिल जा चुकी है। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड की झांकी का आवेदन केंद्र को दिया गया था, जिसको केंद्र की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। बता दें, झांकी के लिए देश के 17 राज्यों का चयन होगा। राजपथ पर परेड में अब उत्तराखंड की झांकी भी दिखेगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। वह ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, उत्तराखंड की झांकी का आवेदन अब स्वीकार हो चुका है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, इस साल राजपथ नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर साल उत्तराखंड की एक झांकी प्रदर्शन की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है गणतंत्र दिवस का, जो परेड कार्यक्रम है, उस वर्ष हर वर्ष उत्तराखंड की जो झांकी है वो प्रस्तुत की जाती है। और कुछ अलग महत्वपूर्ण इस बार किया गया है, क्योंकि इस बार की जो झांकी है वो बेहद अलग है और सालों की तुलना में, क्योंकि केदारनाथ मंदिर टेम्पल का जो पूरा परिसर है वो उस झांकी में दिखाया गया। और साथ ही उसके आगे जो उत्तराखंड के जीव जंतु हैं, जंगल हैं, उसको दिखाया गया। यानी कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण और सुंदर झांकी इस बार उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई है, जिसको दिल्ली भेज दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है 31 दिसंबर तक यह आदेश आया था कि अपनी झांकी आप भेजेंगे, आखिरकार किस तरीके की झांकी बनाकर भेजेंगे। तो उसका जो फाइनल डेमो जो दृश्य था वो सरकार द्वारा यानी कि सूचना विभाग द्वारा दिल्ली भेज दिया गया है, जिसको अब अप्रूव भी कर लिया। यानी कि अब जो आने वाला गणतंत्र दिवस है उस दिन का जो परेड कार्यक्रम है उसमें उत्तराखंड की जो झांकी है, उत्तराखंड की जो झलक है, उत्तराखंड के जो रंग हैं वो झांकी के जरिए अब नजर आएंगे। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद आज से अपना सरकारी कामकाज शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पेंडिंग सरकारी फाइलों का निस्तारण किया। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद 28 दिसंबर 2020 को डॉक्टरों की सलाह के बाद सीएम को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट और इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। सीएम त्रिवेंद्र को 2 जनवरी को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली अपने सरकारी आवास में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टरों ने सीएम को फिलहाल कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहने की सलाह दी है। तो कोरोना संक्रमण के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कामकाज पर लौट चुके हैं। हालांकि अब कुछ दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दिल्ली के आवास में ही रहेंगे। डॉक्टरों का कहना है और सलाह है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ दिन अब दिल्ली में ही रहें। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इन दिनों प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। आज उनका भीमताल विधानसभा में प्रवास का कार्यक्रम था। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना था कि पहले दौर में उनके द्वारा 5 विधानसभा सीटों पर प्रवास किया जा चुका है। अब 8 विधानसभा सीटों पर प्रवास होना बाकी है, जो कि 12 जनवरी को चंपावत में खत्म होगी। बंशीधर भगत का कहना है कि इस प्रवासी दौरे में कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करना उनका लक्ष्य है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सरकारी रोजगार दिए जाने के मामले में किए गए ट्वीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उन पर जमकर हमला बोला। बंशीधर भगत ने कहा, उनकी सरकार में जितनी भी सरकारी नौकरियां मिली है उसका लेखा जोखा सरकार ने अखबारों के माध्यम से रख दिया और अब सरकार इस पर कोई बहस नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि हरीश रावत ने यदि अपनी सरकार में रोजगार दिए होते तो वह 2 जगह से चुनाव नहीं हारते और ना ही कांग्रेस की आज की स्थिति ऐसी होती। अगर उनकी सरकार ने रोजगार दिए हैं तो वो उसके आंकड़े पेश करे। प्रदेश की पूरी 70 विधानसभाओं में जाने का एक संकल्प लिया है, जिसमें 5 विधानसभा पहले दौर में हमने कर ली हैं, 8 विधानसभा इस दौरे में है। 12 तारीख को ये ख़त्म होगा चंपावत में, आज भीमताल से शुरू होकर।
खाली हवा में गांठें मारना इनकी आदत हो गई है। कुछ भी नहीं किया, इसके कारण तो दो जगह से चुनाव हारे। कुछ भी नहीं किया, इसलिए कांग्रेस की दुर्गत हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी हंस प्रकाश की पुण्यतिथि पर हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में संत सम्मेलन आयोजित कर संतों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ के नोटिफिकेशन को फरवरी में आने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कुंभ अवश्य होगा और उसका स्वरूप भी भव्य और दिव्य रहेगा। प्राचीन अवधूत मंडल के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने बताया कि उनके गुरु ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी हंस प्रकाश की अष्टम पुण्यतिथि है, जिसमें उनके द्वारा अपने शिष्य की घोषणा भी की गई। वहीं संत सम्मेलन में सम्मिलित हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अपने गुरु के सपने को आगे बढ़ाने का कार्य प्राचीन अवधूत मंडल के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश कर रहे हैं। आज पूज्य हंस प्रकाश जी का निर्वाण दिवस था। पूज्य हंस प्रकाश जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर अवधूत मंडल आश्रम में आना मिला और पूज्य रूपेंद्र प्रकाश जी ने अपने पूज्य गुरु जी के द्वारा जो एक संस्थान शुरू किया गया था उसे आगे बढ़ाने का काम किया है और पूज्य रूपेंद्र जी को शुभकामनाएं दी हैं। आगे उनके शिष्य को भी शुभकामनाएं हम लोगों ने दी है कि वो भी अच्छा। हमारे गुरुजी की अष्टम निर्वाण दिवस समारोह था। इस अवसर पर मैंने एक अपने शिष्य और कोठारी आश्रम के नियुक्त किए हैं और पूज्य स्वामी हंस प्रकाश जी जो इस आश्रम के मेरे गुरुजी अध्यक्ष और महंत मंडलेश्वर रहे हैं, आज उनके निर्वाण दिवस पर पूज्य संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल होगा और मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि आज जिस संतों के आशीर्वाद के लिए हम सब लोग यहाँ पधारे हैं और सभी संत समाज का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से कुंभ में थोड़ी समस्याएं सामने हमारे हैं, लेकिन कुंभ होगा, निश्चित रूप से कुंभ होगा। अधिसूचना फरवरी में जारी हो रही है। उससे पहले जो स्नान है वो स्नान भी अब आपके सामने होंगे। आगे बढ़ेंगे। लालकुआ 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोलापर के बागजाला में ब्लॉक कांग्रेस समिति की पहली मासिक बैठक एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यहां गोलापार के बागजाला में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की पहली मासिक बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में विकास कार्य को ठप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की नाकामियों को घर घर ले जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बेहिचक जनता के बीच जाकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लालकुआ विधानसभा में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाएंगे। आज इंद्रलाल आर्या जो एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, उनके आवास पर कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है। पोलिंग बूथ स्तर की बैठक हो रही है, जिसमें सभी हमारे कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोग उपस्थित हैं। इंद्रलाल जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए सब मिलकर के काम करें। आज जो स्थिति क्षेत्र की है, जो देश की है, उसको जनता देख रही है। आज किस तरह से झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त की है। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। आज महंगाई आसमान पर है, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, महंगाई आसमान पर है, तो क्या अच्छे दिन आ गए? हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश अनुसार हर महीने एक प्रथम हफ्ता में एक मीटिंग आयोजित किया गया है और हर गांव में होना है। उसी के साथ साथ हम लगातार कमेटी का भी गठन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। हमने आज राजन प्रसाद जी को जोरगलिया और गोलापार क्षेत्र का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने मनीष सिसोदिया की ओर से दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा, आप पार्टी का उत्तराखंड में ना कोई वजूद है, ना उसके नेता इस लायक कि उनकी किसी बात का जवाब दिया जा सके। और कहा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया डोईवाला ब्लॉक के जिस प्राथमिक विद्यालय जीवनवाला में गए,
उसके भवन की मरम्मत का काम जारी है, जिसकी 4.15 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। उन्होंने सिसोदिया को सलाह दी कि वे राजनीति के चश्मे को उतार कर धरातल पर भी देखें। उत्तराखंड में कानून का राज चलता है, अराजकता का नहीं। स्कूल जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, लेकिन अराजकता फैलाना उनका उद्देश्य लग रहा है। बहुत ही बचकाना हरकत की है। वो जीवन वाला में गए, डोईवाला क्षेत्र के, और जिस विद्यालय में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, धनराशि स्वीकृत हो गए, वो विद्यालय में बच्चों को यूकेलिप्टस के पेड़ों से और कुछ और पेड़ों से खतरा था, जीर्ण शीर्ण थे, उसका कटान का काम चल रहा है। वहां पे अफरा तफरी फैलाने चले गए। यदि उनको विद्यालयों की पिक्चर प्रस्तुत करने का इतना शौक था तो 4 कदम दूरी पर उसी जीवनवाला में जूनियर हाई स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय हम लोग बोलते हैं, उस विद्यालय को सिसोदिया जी देख लेते तो उन्हें शर्म आती कि उनके दिल्ली के स्कूल के। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। हरिद्वार में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर छात्रों ने शंखनाद कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बता दें, पतंजलि योगपीठ फेज 2 के भवन में कार्यक्रम चल रहा था। योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण कार्यक्रम में मौजूद थे। आचार्य कुलम के बच्चे और अतिथि भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया 26वां स्थापना दिवस। बता दें कि छात्रों ने शंखनाद कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है। इसके साथ ही पतंजलि योगपीठ फेज 2 के भवन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने अपनी स्थापना के 26 साल पूरे कर लिए। आज पतंजलि योगपीठ में 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद में क्रांति लाने के बाद पतंजलि योगपीठ अब भारत में शिक्षा क्रांति लाने की ओर अग्रसर है। देश में चल रहे किसान आंदोलन पर बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि सरकार किसानों की बात सुन रही है। जैसे सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, उसी तरह किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़कर संवाद चाहिए। कृषि कानून को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं। कोविड वैक्सीन पर बात करते हुए रामदेव ने कहा कि वैक्सीन ना किसी पंथ की है और ना किसी पार्टी की। वैक्सीन देश की है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कोविड वैक्सीन को मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें इस सब से बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीमार हो गए हैं। दूर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सीटी स्कैन में फेफड़ों में हल्का सा संक्रमण मिला। इसके साथ ही उन्हें बुखार और हल्की खांसी की भी शिकायत है। तो किशोर उपाध्याय कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल का दौरा करेंगे। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक गढ़वाल में रहेंगे डीजीपी। बता दें कि 11 जनवरी को टिहरी और उत्तरकाशी जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद 12 जनवरी को चमोली और रुद्रप्रयाग जिले का भी दौरा करेंगे डीजीपी। इसके साथ ही 13 जनवरी को श्रीनगर का दौरा करेंगे। पुलिस कर्मियों से बातचीत भी करेंगे और पुलिस कार्यों की निरीक्षण और समीक्षा भी डीजीपी करेंगे। बता दें, दौरे के दौरान डीजीपी आम जनता से भी बातचीत करेंगे।
पढ़ेंगे, चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 42 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। मारुति वैगनार में ले जा रहे थे गांजा, जिन्हें दोनों के पास से पुलिस को 1,77,000 नगद भी बरामद हुए हैं। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। करीब 2 लाख का बताई जा रही है बरामद किए गए गांजे की कीमत। बता दें, पौड़ी के थाना सतकुली इलाके का मामला है। तो पौड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 42 किलो गांजे के साथ पुलिस ने 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इसके साथ ही मारुति वैगनार में जो तस्कर थे वो गांजा ले जा रहे थे। दोनों के पास से पुलिस को 1,77,000 नगद भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं इस बीच योगी आदित्यनाथ दौरा करे, आइए आपको दिखाते हैं। चलते चलो आप लोग पीछे चलो। भौतिक सत्यापन के लिए जो है मुख्यमंत्री आराम से आए हुए हैं। आखिर चीजों को कैसे जमीन पर बेहतर तरीके से उतारा जा रहा है, ड्राई रन की कवायद को कैसे पूरा किया जा रहा है, उसको खुद देखने के लिए मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर आए हैं। हालांकि लखनऊ के लिए दूसरा ड्राई रन है। इससे पहले लखनऊ में ड्राई रन 2 तारीख को हो चुका है। आज लखनऊ में कुल 12 सेंटर पे ड्राई रन किया जा रहा है और खासतौर से जो है निजी क्षेत्र के अस्पताल है और 9 सरकारी अस्पताल चल रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल के 3 सेंटर और 3 सेंटर शहरों के दिए गए हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर के जो है 6 सीटों पर, दूसरी सीटों में लखनऊ में 12 सीटों पर कवायद की जा रही है। तो साफ तौर से क्या इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।